नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस टीम की तरफ से मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मेघदूत की शुरुआत कर चुके हैं और मेघदूत के प्रथम वीडियो में हम लोगों ने मेघदूत के परिचय को और मेघदूत का जो मंगलाचरण है उसके बारे में हम लोगों ने उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपने मतलब मंतव्य से अपने अच्छे चीज़ों को, अच्छे बिंदुओं को अच्छे प्रकार से जान लिया है। तो उस कड़ी में आज हम लोग उसके आगे चलेंगे, आगे जो श्लोक हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हम लोग मेघदूत के परिचय के बारे में, मंगलाचरण और उसके जो टिप्पणी उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो मंगलाचरण तक तो हो गया था और मंगलाचरण के बाद जो दूसरा नंबर का श्लोक था, तो अभी तक कहानी देखिए, कहानी को आप पकड़े रहिएगा। जब तक आप कहानी को पकड़ेंगे नहीं ना, तब तक थोड़ा सा चीज़ें और मज़ा से स्पष्ट होगा नहीं। तो कहानी अभी तक था क्या कि वो यक्ष तो क्या हो गया है, श्रापित हो चुका है और श्रापित होकर के कुबेर के श्राप से श्रापित होकर के रामगिरी आश्रम में वो आकर के क्या करना, निवास करना शुरू कर दिया है, रहना शुरू कर दिया है। और वह कैसा रामगिरी आश्रम है, वह किस प्रकार का यक्ष है, इन सब विषयों को मतलब मंगलाचरण में अच्छे से बताया गया है कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु, ऐसे रामगिरी पर्वत में वह निवास करता है। एक बार देखे होंगे वहाँ पे कि रामगिरी आश्रमेशु में जो रामगिरी आश्रमेशु जो बहुवचन दिया है, वहाँ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यदि किसी से परेशान होकर के यदि हम कहीं गए रहते हैं, तो ये थोड़ी ना है कि हम परेशान होकर गए हैं तो हमारा चित्त वहाँ पे एकदम एक अवस्थित स्थिति में हो जाएगा और हम आराम से जीवन काटेंगे। ऐसा तो है नहीं, तड़पना आदमी शुरू कर देगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान से दौड़ भाग उसकी शुरू हो जाएगी। मतलब एक जगह टिका करके अपना वो बैठेगा नहीं, एकदम दौड़ भाग किए रहेगा। तो ऐसी स्थिति यक्ष की थी। तो इस श्लोक के पूर्व तक वह रामगिरी आश्रम में आकर के बैठ गया है। अब रामगिरी आश्रम में बैठने के बाद अब उसकी स्थिति क्या है, वो क्या कर रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग जानेंगे। तो कहता है, इसमें श्लोक क्या है पहले देखते हैं। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद् बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लेष्टसानुं वप्रक्रीडा वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो इस प्रकार से यह श्लोक है। तो इसके अर्थ को जानते हैं, भावार्थ को जानते हैं, इसके टिप्पणी क्या हैं, इन तमाम विषयों पे चर्चा करते हैं। तो आइए करते हैं। तो कहता है इसमें कि तस्मिन् नद्रौ, अद्रि शब्द है, अद्रि शब्द से अद्रौ बना है, सप्तमी एक वचन का रूप है ये। तो अद्रौ है ये, क्या है, अद्रौ मतलब होता है पर्वत। क्या होता है, पर्वत। क्या होता है, पर्वत। मतलब तस्मिन् अद्रौ मतलब उस पर्वत में। किस पर्वत में, तो वह रामगिरी आश्रम के पर्वत में, रामगिरी आश्रम में वो क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। तो उसी पर्वत में वो बैठा है। अब बैठ करके स्थिति उसकी क्या है, इस बारे में कर रहा है कि उसी तस्मिन् अद्रौ, उसी अद्र में क्या कर रहा है कि अबला विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः। तो अबला विप्रयुक्त मतलब किसी अबला से क्या हो गया है, विरक्त हो गया है। मतलब उसका जो एक तरह से जुड़ाव है वह छूट गया है एकदम। अबला विप्रयुक्तः कांता विरहितः मतलब कांता से विरहित हो गया है, च्युत हो गया है। तो क्या है देखिए, अबला विप्रयुक्तः। अब अबला विप्रयुक्तः कहते हैं कि अविद्यमानम बलम यस्याः सा अबला। ठीक है। अब देखिए एक स्थिति, इसका अर्थ ये होता है, जो देखिए पहले तो यहाँ जान लीजिए कि जो नए समास होते हैं, नए समास में 6 अर्थ होते हैं, उसमें से अल्प अर्थ में यहाँ पे नए समास है। किस अर्थ में है, अल्प अर्थ में। सामान्यतया हम क्या देखते हैं समाज में कि एक बात चल उठती है कि
तुम ऐसे अबला नारी को तुम क्यों सता रहे हो? भाई तुम ये ठेका क्यों लिए हो कि अबला मतलब नारी ही होती है? अबला का अर्थ क्या है? वो अलग बात है कि अबला शब्द एक अर्थ में रूढ़ हो गया है। हम जब से ही अबला शब्द कहते हैं तो हमारे मानसिक पटल पे केवल एक नारी का ही दृश्य परिदृश्य सामने उभर करके आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। समाज के आड़ में आकर के हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। लेकिन अबला के यदि अर्थ पे विचार करें तो अविद्यमानम, भाई जिसके पास कम, आपके पास कम बल है तो आप भी अबला हैं, आपके पास ज़्यादा बल है तो भाई आप अबला नहीं हैं। तो ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकता है। तो अबला विप्रयुक्त, तो यहाँ पे स्थिति हो चुका, मतलब मान सकते हैं कि पहले तो भाई देवयोनि विशेष का था, हट्टा कट्ठा रहा होगा, लेकिन कांता से दूर हट गया है तो उनके याद में बेचारा सूख गया है, तो इसलिए अबला विप्रयुक्त, कांता विप्रयुक्त। तो अबला विप्रयुक्त मतलब कैसा? जिसकी अपने कांता से मतलब दूरी हो गई है, कांता से दूर हो गया है। उसके बाद कह रहा है कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कांता से दूर है ये है। अब कांता से दूर है तो भाई दूर हो करके ऐसा तो है नहीं कि वो मजा मार रहा होगा, कुछ ना कुछ स्थिति होगी। तो भाई राजा टाइप का वो भी रहता है तो आभूषण इत्यादि तो पहना ही होगा। तो पहनने के बाद उसकी स्थिति क्या थी? अब मान लीजिए पहले बाडी शॉडी होगा तो उस हिसाब से होगा। अब बेचारा याद में पूरा जब जब याद कर रहा है, जब जब ऐसा मौसम पा रहा है, याद में सूख जा रहा है, तो उसकी बाद स्थिति क्या हुई? तो उसमें बताते हैं कि कनक वलय, वलय मतलब होता है कंगन। वह कंगन साधारण कंगन तो है नहीं, सोने का कंगन है। तो वह सोने का कंगन भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, वह सोने के कंगन गिर जाने से भ्रंश हो गया है हाथ जिसका, ठीक है, मतलब रिक्त हो गया है। भ्रंश मतलब गिर जाने से रिक्त हो गया है हाथ जिसका। तभी एक बात जानिए कि कंगन तो पहले तो लगाए थे, लेकिन उसके याद में वो इतना विह्वल है, इतना परेशान है कि न चैन से खाना खा रहा है, न चैन से वो रह रहा है, पूरा परेशान है। तो खाना खाएगा तो नहीं भाई, खाना खाएगा ही नहीं तो कैसे अपना मतलब शरीर कैसे हृष्ट पुष्ट रहेगा। तो अब उसके जो बाँह थे वो पतले हो गए हैं, तो जब पतले हो गए हैं तो जो कंगन था वो अपने आप गिर गया है। इसीलिए कह रहा है कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, उनके याद से शरीर जिसका एकदम गल गया है और गल करके जो कंगन उसके हाथ से गिर गया है। तो कंगन से रित हाथ वाला, कंगन बिना कंगन के हाथ वाला। तो दो स्थिति बताया अभी तक। कैसी स्थिति? एक तो कांता से विरहित है, कांता उसके पास नहीं है, और दूसरी स्थिति क्या बताए कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, उनके याद में पतले हो जाने के कारण उसके हाथ से कंगन गिर गया है। ये दो स्थिति बताया है। इसके बाद क्या बता रहे हैं कि कामी सह, सह मतलब होता है कामी, सह, सह किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। तो जो कामी है इस प्रकार का कामी है, इस प्रकार का कामी नहीं है कि भाई जो समझ रहे हैं, एकदम इतना खतरनाक वाला कामी है कि उसके शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्थितियों पे तगड़ा चोट लगा है। इस प्रकार का जो कामी यक्ष है। तो अब स्थिति क्या है? तो कह रहा है कि इस प्रकार का जो यक्ष है कतिचित मासान नित्वा, कुछ एक समय को बिता करके, कुछ एक मतलब कुछ मास को, तो एक मास में यहाँ 8 मास है। क्या है? 8 मास है। मतलब यहाँ बताया नहीं है लेकिन आगे बताता है, तो यहीं आपको बताते हैं 8 मास को बिता करके, ठीक है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, जब आषाढ़ का जब प्रथम दिवस होता है तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस पे, मतलब ये जून जब समाप्त हो रहा है ना, तो जब जून समाप्त होता है तो क्या होता है? अब बारिश का माहौल बनना शुरू हो जाता है, बारिश होना शुरू हो जाता है। तो उस आषाढ़ मास के प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम, सानुम मतलब होता है पर्वत, आश्लिष्ट मतलब जकड़ा हुआ। क्या होता है? एकदम जकड़ा हुआ, मतलब पहाड़ी के चोटियों को एकदम जो जकड़ लिया है। ऐसा कौन? मेघ। ऐसा कौन? मेघ। तो आश्लिष्ट सानुम जो पद है वो मेघ के लिए आया है। किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। तो पहले तो उसकी स्थिति क्या थी वहाँ पर कि पहले तो चिंता में वो उसके श्राप से वहाँ पे आ गया है, और वहाँ आने के बाद वो उसमें रह रहा है। उसमें रहते रहते उसी में रहते रहते कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ तक
उसकी स्थिति उसी में हुई है, लेकिन उसी में जब से आषाढ़ मास का प्रथम दिवस होता है उसको जब देखता है तो उसको कैसे देखता है ये देखिए। देखता कैसे है? आश्लिष्ट सानु मेघम, मतलब पहाड़ों को एकदम जकड़ा हुआ। और कैसे देखता है? वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। इसे आप देखे होंगे कि जब कुछ बारिश की शुरुआत होने वाली रहती है, चाहे ऐसी स्थिति रहती है तो गांव देहात में या कोई पशु होता है या कोई भी जानवर होता है, वो अपने दांत से या सिंग से पूरे मारते हैं, मिट्टी को कुदेर करके इधर उधर कर देते हैं। मिट्टी का ढेर लगा हो पूरा अपना में शरीर उसी में पूरा झोंक देते हैं, तो उसे ही कहते हैं वप्र क्रीड़ा। और परिणत कहते हैं, परिणत मतलब होता है परिणत मतलब होता है कि जो एक हाथी होता है, हाथी क्या है ना कि अपने दांत को टेढ़ा करके पूरा एकदम किसी मिट्टी को उखाड़ फेंक देती है। तो यहाँ गज का भी मतलब होता है हाथी। तो भाई आप द्विरुक्ति तो कर नहीं सकते हैं कि परिणत और गज दोनों को एक तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो गज है वह साधारण गज नहीं है कि ऐसे सीधा गज नहीं खड़ा है, वो परिणत गज है। जिस अवस्था मतलब में गज को रहना चाहिए उस स्थिति में, उस अवस्था में गज है, इसीलिए परिणत गज प्रेक्षणीयम। वह मेघ कैसा है? तो पहाड़ों के चोटियों को एकदम जकड़ा हुआ और तिर्यक दंत प्रहारी जो हाथी रहता है, ऐसे स्थिति से विशेष मेघ को वह ददर्श, क्या किया? देखा। तो इसमें अगर इन शॉर्ट बात करें तो सह मेघम ददर्श, वह मतलब यक्ष मेघ को देखा। ठीक है, तो ठीक है, मेघ तो देख लिया। तो यदि एक बार सामान्य अर्थ जान लेते हैं कि जिस पर्वत में तस्मिन मतलब जिस पर्वत में अबला का जो कोई वियोगी है और जिसके हाथ से सोने का कंगन गिर गया है, ऐसे रित हाथ वाला कोई यक्ष कुछ मास को बिता करके आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में पर्वत के शिखर को छूने वाला क्या कर रहा है कि तिर्यक दंत प्रहारी हाथी के समान मेघम ददर्श, मेघ को देखा। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो इसमें क्या है? केवल स मतलब वह यक्ष मेघ को देखा। तो इस प्रकार से मेघ को देखा, तो बस इसमें यही स्थिति बताई गई है कि वह मेघ को किस तरह से देखा। तो पहले तो स्थिति क्या थी? यहाँ स का मतलब क्या है? यक्ष है। स का मतलब क्या है? यक्ष है। और यक्ष है कैसे? तो यक्ष के लिए आया है। यक्ष के लिए क्या आया है? अबला अभिप्रयुक्त, ठीक है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, ये किसके लिए है? ये सब उसके लिए है, मतलब क्या कहते हैं, यक्ष के लिए। इसके बाद मेघ को, किस प्रकार के मेघ को देखा? तो आश्लिष्ट सानु मतलब पहाड़ों के चोटियों को जो एकदम जकड़ लिया है, और वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, ठीक है, तिर्यक दंत मतलब हाथी दांत को टेढ़ा करके मानो उस पहाड़ के टीलों को कुदेर रही है, इस प्रकार के वह मेघ को क्या किया? ददर्श, देखा। तो ये क्रिया है, ये कर्म है, ये कर्ता है। तो कर्ता कर्म क्रिया आप देख ही लिए, उस हिसाब से चीजें स्पष्ट हो गई। तो इस प्रकार से वह क्या किया? पहले तो बैठा था, बैठने के बाद उसके मन में ऐसी सी दुविधाएं चल रही थीं, दुविधाएं चल रही तो उसके शारीरिक स्थितियों पे प्रभाव पड़ गया है। तो शारीरिक स्थितियों पे प्रभाव पड़ गया है तो वह बेचारा सूख करके लाठी हो गया है। सूख करके लाठी हो गया है तो इस स्थिति में वह मेघ को देखता है। तो मेघ को देखने के बाद अब पहले जान लेते हैं कि अब इस पे ये तो सामान्य अर्थ रहा, सामान्य अर्थ में कौन किसके लिए पद्य आए हैं वो जान लिए। अब इसमें कुछ टिप्पणियाँ जान लेते हैं, कौन पद में क्या है, कैसे है। वहाँ से जो प्रश्न पूछ लेता है तो देखिए, बताया ही अबलया विप्रयुक्त, अबला के द्वारा क्या हुआ? विप्रयुक्त मतलब यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है, कांता विरहिता, इसका अर्थ करते हैं। उसके बाद करते हैं कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। तो देखिए पहले कनक वलय में समास करते हैं, कनकस्य वलय, कनक वलय, जो वलय है ना, वलय मतलब कंगन जो है, वह कंगन साधारण कंगन नहीं है, वह एक सोने का कंगन है। इसलिए कनक वलय में षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। कौन समास? षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। लेकिन यदि पूरे पद की बात करें, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, तो ऐसे बात करें तो इसका ऐसे हो सकता है कि कनक वलयस्य भ्रंशेन रिक्तः शून्यः प्रकोष्ठः यस्य सः,
मतलब कनक के वलय के गिर जाने से रिक्त मतलब शून्य हो गया है प्रकोष्ठ जिसका, ऐसा कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ सह यक्षः। तो इस प्रकार का वह यक्ष रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुव्रीहि समास करेंगे। क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास करेंगे। ठीक, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद कामी स यक्ष, कामी भी यक्ष के लिए आया है, स भी यक्ष के लिए आया है, ये भी आप देख लिए, तो इसको भी देखेंगे, रहिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। तो देखिए पहले इसमें करते, इसमें तो है कर्मधारय समास, लेकिन पहले केवल देखिए वप्र क्रीड़ा में क्या करते हैं, वप्र क्रीड़ासु परिणतः, वप्र क्रीड़ा परिणतः मतलब वप्र क्रीड़ा में परिणत। वह किस प्रकार से परिणत है, तो वप्र क्रीड़ा में परिणत है। तो सा चासौ गजश्च, जो देखिए अब आपको बताया ना वहाँ कि परिणत मतलब भी गज होता है और गज का मतलब भी गज होता है। तो भाई जब दोनों का मतलब गज ही होता है तो दो अलग अलग शब्द देने की आपकी क्या आवश्यकता थी। तो उसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे परिणत का मतलब गज मत लीजिए, वह संलग्न मतलब तिर्यक दंत प्रहारी परिणतो गज, ऐसा जो मतलब जो गज है मतलब तिर्यक दंत प्रहारी गजो परिणतः, इस प्रकार से जो परिणत है मतलब ऐसा हाथी जो हाथी अपने दांत को टेढ़ा करके उस टीले पर लगा हुआ है, मतलब जिसको कुदेरना है उसको कुदेरने में लगा हुआ है। तो इस स्थिति विशेष में जो गज है, इस स्थिति विशेष को लेना है। तो मतलब यहाँ पे हम परिणत का अर्थ संलग्न ले सकते हैं। तो जो गज है यहाँ पे वह गज स च असौ गज, वह साधारण गज नहीं है कि ऐसे नॉर्मल सूढ़ सीधा करके देख रहा है जिसको जिस मन कर मतलब कुत्ता भौंके गज, इस स्थिति नहीं है। वह ऐसा गज है कि जो स्थिति यहाँ बता रहा है उस स्थिति में वह गज है, इसीलिए कह रहा है कि स च असौ गज, इस प्रकार से गज इति वप्र क्रीड़ा परिणत गज तद्वत् प्रेक्षणीयम। यहाँ पे उपमान कर्मधारय समास है। कौन समास है, उपमान कर्मधारय समास है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें जो कुछ विशेष शब्द थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो अभी तक तो ये आपका दूसरा जो श्लोक है तस्मिन् नद्रौ कतिजेबला विप्रयुक्तः सकामी, यहाँ आकर के संपूर्ण होता है। अब इसके आगे आते हैं तीसरे नंबर का श्लोक पे। तीसरे नंबर का श्लोक क्या है, यही तीसरा नंबर का श्लोक है। तीसरा नंबर के श्लोक की पहले की स्थिति थोड़ी जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा भी, पीछे क्या देखा कि वह कुछ स्थिति में था, उसकी स्थिति में मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। तो खराब होकर के वह किसी स्थिति में मेघ को देख लिया है। क्या कर लिया, अभी तक मेघ को देख लिया है। तो अगर यहाँ इन शॉर्ट करें तो वह मेघ को देख लिया है। अब मेघ को देखने के बाद उसकी स्थिति क्या है, अब देखिए यहाँ से आगे बात करते हैं। तो इसका श्लोक है तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोर अंतर्वास्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे। तो ये आपका तीसरा नंबर का श्लोक है। तो इसमें क्या क्या रहा है अब ये देख लेते हैं। देखिए कह रहा है ये इसमें कि राजराजस्य अनुचरः, राजराजस्य अनुचरः, राजराजः धनाधिपः। जो राजराजा कहते हैं धना मतलब धनाढ्य लोगों को कहते हैं राजराजा। क्या कहते हैं, राजराजो धनाधिपः। तो यह कुबेर के लिए आया है। क्या आया है, कुबेर के लिए आया है। राज मतलब होता है कुबेर, राजराज धनाधिप होता है, धनाधिप यहाँ पे कुबेर ही है। तो राजराजस्य अनुचरः, उनका जो अनुचर, अनुचर कौन रहता है, उनका अनुचर कौन रहता है, यक्ष ही रहेगा ना भाई, उनका तो सेवक वही है, यक्ष ही है। तो राजराजस्य अनुचरः मतलब कुबेर का जो अनुचर अंतर्वाष्पः। अब मेघ को तो देख लिया है वो, तो मेघ को देखा है तो पहली बार तो बेचारा अकेले था। अब अकेले था तो उसकी स्थिति थोड़ी खराब चल रही थी। अब मेघ को देख लिया है, लेकिन भाई अब समय बिता रहा है तो इसकी स्थिति और कितनी खराब है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतर्वाष्पः, अपने आँखों के अंदर के अश्रु को अपने अंदर ही दबा दिया है। मतलब अंदर से बेचारा टूटा पड़ा है, लेकिन सामने दिखाई मतलब वो चेहरे पे दिख नहीं रहा, लेकिन अपने अश्रु को दबा लिया है।
तो यही करा कि अंतर्वाष्प, अपने अश्रु को अंदर ही दबा लिया है, ठीक है। कौतुकाधान हेतु हो, ठीक है, अपने क्या किया है कि आंखों के मतलब अश्रु को अंदर ही दबा लिया है। कौतुकाधान हेतु हो, क्यों दबा लिया है? तो कौतुक आधान हेतु, जब वो मेघ को देखा है ना तो उसके अंदर अभिलाषा की उत्पत्ति होने लगी है। तो उस कौतुक आधान हेतु मतलब अभिलाषा के उत्पादक के जो हेतु हैं उस मेघ को, अब उस मेघ को क्या रहा कि तस्य पुरः मतलब कौतुकाधान हेतु हो, मतलब कौतुक उसके अंदर अभिलाषा को उत्पन्न करने वाला जो हेतु है, तस्य मतलब उस मेघस्य, उस मेघ को, ठीक है, पुरः मतलब अपने आगे देख करके, भाई मेघ को सामने देखता है तो क्यों देखता है कि भाई उसके अंदर कौतुकता किस बात की बनी रहती है कि हमारी मतलब वाइफ इतनी परेशान है, उसके पास हमारा भाई बात कैसे पहुँचे, इसलिए वो परेशान रहता है। तो अपने इस कौतुक आधान का हेतु जो मेघ रहता है, तस्य मतलब क्या है? तस्य मतलब मेघस्य, तस्य मतलब मेघस्य। तो उस मेघ को देख करके कथम अपि स्थित्वा, किसी प्रकार से स्थित्वा किसी प्रकार से अपने आप को स्थिर करके, चिरम दध्यौ बहुकाल पर्यंतम तक, अपने चिरम दध्यौ मतलब क्या किया? कुछ देर तक, चिरम दध्यौ अपने आप को कुछ देर तक रोके रखा। क्या किया? कुछ देर तक उनको देखता रहा, मतलब बहुकाल पर्यंतम ध्यानम कृतवान, मतलब उनको मतलब इस स्थिति में मैं मतलब अपनी उसकी जो स्थिति थी ऐसी स्थिति बना करके उस मतलब मेघ को बहुत देर तक देखता रहा, ठीक है। तो इसका अर्थ सामान्य यही है कि जो राजस्य अनुचरः, जो कुबेर के जो अनुचर हैं, वह अनुचर अंतर्वाष्प मतलब अपने अश्रु के धारा को अपने अंदर ही दबा करके कौतुकाधान हेतु हो, मतलब अपने अभिलाषा के उत्पादक के जो हेतु हैं उस मेघ को पूरा मतलब अपने आगे देख करके, कथम अपि स्थित्वा किसी प्रकार से अपने आप को स्थिर करके उस मेघ को चिरम दध्यौ चिरकाल पर्यंत तक बहुत देर तक देखने लगा, ठीक है। इस पर देखने लगा तो वही देखिए, ये तो सामान्य बात है, मतलब इस जो एक चिंता है उसकी है, उसी चिंता को यहाँ पे और किया जा रहा है। तो ये जो पंक्ति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ये सूक्ति भी है। तो ये कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, अन्य भी परीक्षाओं में, तो इससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथावृत्ति चेता, बहुत देर तक देखने लगता है। क्यों देखने लगता है? तो आप एक कल्पना करिए कि जीवन में किसी के पास कितना भी कुछ हो, वो हर एक मतलब भौतिक जीवन में हर एक स्थितियों से परिपूर्ण हो, तो भी उसके सामने यदि कोई चीज़ मतलब ऐसा कोई नकारात्मक बात करे या ऐसा कोई भावपूर्ण बात करे तो भावुक हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि खूब अच्छा बारिश का मौसम हो, एकदम ठंडा मौसम बना हुआ है, आपके यहाँ मतलब आप अपने परिवार के साथ हैं, आप अपने बीवी बच्चे सबके साथ अपने घर पे बने हुए हैं, तो भी क्या होता है कि आपके पास जो भी खुशी की सारी चीज़ें होनी चाहिए वो सभी आपके साथ हैं, भाई जो भी है आपके सब आपके साथ ही हैं। तब भी क्या होता है कि मेघालोके भवति सुखिनः, मेघ को देख करके जो सुखीजन भी होते हैं, सुखिनः अपि जो एकदम सुखी व्यक्ति भी होते हैं, सुखी किस इन द सेंस किसमें कि उनके पास अपनी पत्नी हैं, अपनी सब कुछ हैं वहाँ पे, फिर भी अन्यथा वृत्ति चेतः, लेकिन बहुत देर तक जब बारिश होने लगती है ना तो आप ऐसा अनुभव किए होंगे कि कई बार क्या होता है कि उनका जो चित्तवृत्ति है थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ा सा वो मतलब एक तरह से अन्य भाव में चला जाया करते हैं। समझ रहे हैं कि वो अन्य भाव में इन द सेंस मतलब अपने पुराने जीवन में या अपने मतलब वो कहते हैं ना कि पत्नी से पहले वाले जीवन में ही चला जाया करते। तो ये उनकी स्थिति है जिनके पास सुखी हैं, मतलब जो व्यक्ति पहले से सुखी है उसके सामने भी यदि मेघ जब आ जाता है तो उसकी जो चित्तवृत्ति है वो अन्य प्रकार से चली जाती है। तो सोचिए उन व्यक्ति की स्थिति क्या होती होगी जो कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, खूब बारिश हो रही हो, मतलब
गले में क्या कर रहे हैं कि गले लगाने की अभिलाषा, मतलब गले में लगाने की अभिलाषा हो जिस व्यक्ति की या जिस प्रेमी की, ठीक है, ऐसे जने, इस प्रकार के जन को दूर संस्थे किम पुनः, जिस व्यक्ति को आप उस मतलब बारिश की स्थिति में गले में लगा करके पूरे उस बारिश को बिता देना चाहते हैं, मतलब इस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हैं, यदि ऐसा व्यक्ति दूर है, मतलब आपके पास उपलब्ध है ही नहीं है, तो सोचिए किम पुनः, उसकी स्थिति कैसी होती होगी। तो वही स्थिति उसकी है यक्ष की कि एक तो मेघ को बेचारा देख रहा है, एक तो वैसे लोग होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन यक्ष की स्थिति तो यहाँ काफ़ी गड़बड़ है कि एक तो बेचारा याद भी कर रहा है, ऊपर से बारिश, एकदम स्थिति दोहरा हो गया उसके सामने। हालांकि प्रकृति को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो बेचारा परेशान है। और तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी हो गई होगी। तो कंठाश्लेष प्रणयिनी, मतलब गले में लगाने की अभिलाषा से युक्त कोई व्यक्ति हो या कोई प्रेमिका हो, इस अभिलाषा से जो व्यक्ति हो और वह व्यक्ति कहीं दूर हो और तब जाकर के बारिश हो रहा हो, तो सोचिए वहाँ पे उसकी स्थिति क्या होती होगी। तो इस प्रकार से इस स्थिति में यक्ष कैसे अपने दिन को काट रहा है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का यह अर्थ हुआ और भावार्थ हुआ, ठीक है। अब इसके मतलब इस पे आते हैं, इसके टिप्पणी पे, इसमें कुछ टिप्पणियाँ जनक कौन शब्द हैं उसको देख लेते हैं। तो आप देखिए ही कि राजराजस्य राज्ञाम राजः राजराजः तस्य राजराजस्य, राजा सखव्यष्टच से एक सूत्र है, वहाँ टच प्रत्यय करके यहाँ पे राजन से राजा बनता है, तब यहाँ पे राजराजस्य बन जाता है, जिसका अर्थ है राजराजः धनाधिपः तस्य अनुचरः यक्षः। अंतर्वाष्पः, उसी शब्द का यहाँ देखिए, अंतः स्तंभितम वाष्पम यस्य सः, अंतर्वाष्पः मध्यम पदलोपी, यहाँ समास मध्यम पदलोपी बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। अंतः मतलब ऐसा इस स्थिति में नहीं कि अपने अश्रु को ऐसा रोक दिया कि कोई धीरे से खोद दे तो पानी बाहर गिर जाए, ये नहीं, स्तंभित कर लिया, ऐसा जकड़ लिया कि जब तक वो चाहेगा नहीं तब तक उसका आंसू बाहर नहीं निकल सकता है। तो ऐसे अंतर्वाष्प वाला अक्ष, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौतुकाधान हेतु अभिलाषा उत्पादक कारणस्य, उसके अंदर अभिलाषा को उत्पादित करने वाला जो मेघ, मतलब उसके अंदर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि कहीं ना कहीं अब लग रहा है हमारा काम हो सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, कौतुकस्य आधानम कौतुकाधानम तस्य हेतु हो कौतुकाधान हेतु हो, मतलब कौतुकाधानस्य हेतु हो कौतुकाधान हेतु हो। तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेते हैं। इसके बाद जो दध्यु है, मतलब बहुत देर तक देखा, तो ध्ययी चिंतायाम, तो दध्यु क्यों देखा, मतलब ये नहीं, एक तो देखना होता है कि हाँ चलिए हम कहीं पोस्टर लगा है, पिक्चर लगा है, कहीं देख ले रहे हैं, एक देखना होता है ये, एक देखना होता है कि भाई पूरा मतलब देख करके जितने देर देख रहे हैं उतने देर हमारी चिंता और बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे दध्यो मतलब ध्ययी चिंतायाम धातु का ही प्रयोग किया गया है, जो लिट लकार का रूप है, ठीक है, तो दध्यु है। यहाँ पे जो अलंकार है वो अर्थांतरण न्यास अलंकार है। अर्थांतरण न्यास इसलिए यहाँ पे कि जो बाद का जो दो चरण है, मतलब मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेत कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, ये जो पद है, यह पद शुरुआत का जो चिंता है यक्ष का, उस चिंता को ये और अच्छे से प्रमाणित कर रहा है। यानी उस सामान्य बात को, मतलब इस विशेष बात की तरह क्या कर रहा है और उसको अग्रसारित कर रहा है, मतलब प्रमाणित कर रहा है। इसलिए इस श्लोक में कौन अलंकार है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है। और छंद तो आप जानते ही हैं कि मंदाक्रांता छंद इसमें है, और मंदाक्रांता इसीलिए उसको रोक के कहते हैं मंद मतलब जिसकी गति धीरे धीरे हो उसे ही कहते हैं मंदाक्रांता, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने आज के वीडियो में यहीं रहने देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने दो श्लोकों को अच्छे से जान लिया। इन वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट करिए, अच्छे से समझिए, ताकि इस यहाँ से किसी भी तरह का परीक्षा मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपके गलत ना हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे।
तब तक के लिए आपको सभी को नमस्कार। युवा से साधु युवा।